स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चैप्टर प्रारंभ किया था। तो ठोस अवस्था का एक लेक्चर अभी तक हुआ है और उसमें हमने आपको बताया था कि ठोस क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में स्पष्ट किया था कि ठोस वह पदार्थ हैं जिनका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि ठोसों के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तीसरी बात बताई थी कि अंतर अणुक आकर्षण बल के प्रबल होने के कारण इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है। अगली बात बताई थी मैंने कि अंतर अणुक आकर्षण बल बहुत प्रबल है, अंतर आणविक दूरी बहुत कम है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अणु जो हैं, अणुओं की स्थिति, ठोस के अणुओं की जो स्थिति है वो निश्चित होगी और वो अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ केवल वाइब्रेट करेंगे, केवल कंपन करेंगे, दोलन करेंगे। तो ये हमने बताया था ठोस के गुणों के बारे में। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो वास्तविकता में दो प्रकार के ठोस हमें नेचर में मिलते हैं। तो दो प्रकार के ठोस में एक हमने आपको समझाया था क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा समझाया था अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने आपको समझाया था कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी अणु होते हैं, वो त्रिविम में अपने आप को एक प्रॉपर पैटर्न में, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में, एक निश्चित व्यवस्था होती है, उनके अरेंजमेंट की एक निश्चित पैटर्न होता है और उसी पैटर्न में वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के हो जाते हैं, जिसे हमने बताया था दीर्घ परिसर अवस्था में होते हैं, दीर्घ परिसर व्यवस्था। दूसरी बात हमने अमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों में हमने आपको समझाया था कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो उनमें कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का, कणों का नहीं होता, वो रैंडमली अरेंज होते हैं, है ना। तो ये लघु परिसर व्यवस्था के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं मतलब कि एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में इनके गुणों में विभिन्नता देखी जाती है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, है ना। उनमें अरेंजमेंट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता और दिशा बदलने पर उनके गुणों में कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती। तो जब गुणों में कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती तो सीधी सी बात है कि ये विषम दैशिक नहीं है, ये समदैशिक है, आइसोट्रॉपिक है। वो एनिसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक है। हमने आपको बताया था कि अगर इनको काटा जाए, इनको तोड़ा जाए बीच से, है ना, तो ये डेफिनेट सरफेस के साथ यानी निश्चित संरचना में, निश्चित व्यवस्था में, अरेंजमेंट के साथ ये टूटते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो निश्चित व्यवस्था के साथ नहीं टूटते हैं। अगली बात बताई थी मैंने कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलनांक बिल्कुल निश्चित होते हैं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, और गलन की एंथैल्पी भी फिक्स होती है, निश्चित होती है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में न तो गलनांक स्थिर निश्चित होता है, फिक्स गलनांक नहीं होता, और ना ही गलन की एंथैल्पी ही निश्चित होती है। अगला पॉइंट हमने आपको समझाया था कि क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनमें हमेशा एक सममित होती है, एक सिमेट्री होती है, सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन किसी भी अक्रिस्टलीय ठोस में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। ये तो इतना हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आज हमें क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोस में हम समझेंगे कि क्या क्रिस्टलीय ठोस सभी एक ही जैसे होते हैं,
एक ही अरेंजमेंट होता है या अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखिए कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको एक दिया सोडियम क्लोराइड का उदाहरण, एक दिया डायमंड का उदाहरण, डायमंड है ना, एक हमने लिया बर्फ का उदाहरण, बर्फ, ठीक, एक हमने लिया जिंक का उदाहरण। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। सोडियम क्लोराइड में भी क्रिस्टलीय ठोस है, डायमंड भी क्रिस्टलीय ठोस है, बर्फ ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, और जिंक धातु है ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। तो देखें इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, मतलब ये आयनों से बने हैं। किससे बने हैं? आयनों से बने हैं। क्रिस्टलीय ठोस है लेकिन आयनों से बना है ना। डायमंड कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, कार्बन परमाणु से बने हैं, मतलब परमाणुओं से बने हैं। बर्फ अणुओं से बना होता है, जल के अणु होते हैं तो अणु से बने हैं। और जिंक ये धातु कोर से बने हैं। तो एक चीज बड़ी स्पष्ट समझ आई कि ये जो पहले प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है सोडियम क्लोराइड, वो आयनों से बना है। दूसरे प्रकार का जो क्रिस्टलीय ठोस है वो परमाणुओं से बना है। तीसरे प्रकार का जो क्रिस्टलीय ठोस है वो अणुओं से बना है। चौथे प्रकार का जो क्रिस्टलीय ठोस है वो धातु के कोरों से बना है ना। अब इसमें देखिए, इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है आयनों के मध्य। आपने आयनिक यौगिक कक्षा 11 में पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों में आयन इस प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये कार्बन के परमाणुओं से बना है, सहसंयोजी बंध से जुड़ेंगे, सहसंयोजी बंध से जुड़ेंगे। इनके बीच देखिए वहां पे अलग प्रकार का बाइंडिंग फोर्स है, बंधन बल है, बंधन फोर्स है ना। यहां पे दूसरे प्रकार का बंधन फोर्स है। ये अणुओं के मध्य जो है वो वैंडरवाल बल होता है। जैसे बर्फ में जल के अणुओं से बने होते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध होता है। और धातु के कोर धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, धात्विक बंध। तो इन चार उदाहरणों को हमने आपको दिया और इन चारों उदाहरणों में आपने नोटिस किया कि इनके अवयवी कण, पहली बात जिनसे ये बने हैं अवयवी कण अलग अलग प्रकार के हैं। कभी किसी में आयन है तो किसी में परमाणु है तो किसी में अणु है तो किसी में धातु का कोर है। दूसरी बात, इनके अवयवी अंगों के मध्य जो बंधन बल है वो भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे इसमें आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो बहुत प्रबल होता है, यहां सहसंयोजी बंध है, यहां हाइड्रोजन बंध है, यहां पे धात्विक बंध है। तो इसका मतलब यह है कि सभी जो क्रिस्टलीय, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन सभी क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अलग अलग प्रकार के हैं और साथ ही साथ उनके मध्य जो बंधन बल है वो भी अलग अलग प्रकार का है। तो इसका मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस सभी एक ही जैसे नहीं होते, बल्कि इनको हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो इन चारों कैटेगरी में जब हम इन्हें बांधेंगे तो ये कितने प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होंगे, ये आप देखें। क्रिस्टलीय ठोस इस तरह से अगर हम देखें तो चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, है ना, चार प्रकार के, चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पहला सह संयोजी
ठोस, सहसंयोजी ठोस, है ना, कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे इनको, कोवेलेंट सॉलिड। दूसरा आणविक ठोस, आणविक ठोस, इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। तीसरा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, जिसको आयनिक सॉलिड भी कहेंगे अंग्रेजी में। और चौथा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। तो ये चार तरह के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये चारों क्रिस्टलीय ठोस हैं, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इन चारों को हमने चार भाग में कैसे बांटा, इनके अवयवी कणों, ये किन अवयवी कणों से मिलकर बने हैं इस आधार पर, और अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का बंधन बल है, इस आधार पर हमने, इन दो चीजों के आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोसों को चार प्रकार में विभाजित किया है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सहसंयोजी ठोस की बात कर लें। सहसंयोजी ठोस, देखिए सहसंयोजी ठोस में क्या है कि पहली बात, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये परमाणुओं से बने होते हैं, है ना। जैसे डायमंड का उदाहरण दिया हमने, ग्रेफाइट का उदाहरण दिया, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो परमाणुओं से बने हैं। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। बंधन बल, बंधन बल, बाइंडिंग फोर्स, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति का मतलब कि कठोर है कि मृदु है, किस तरह के हैं, हार्ड है कि सॉफ्ट है ना। तो सहसंयोजी बंध कोई दुर्बल बंध नहीं होता, सहसंयोजी बंध बहुत ही प्रबल बंध होता है। तो इसकी वजह से ये कठोर है ना, कठोर है। दूसरी बात, गलनांक की बात करें कि इनका गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है, तो उच्च गलनांक है, क्योंकि सहसंयोजी बंध प्रबल होते हैं, प्रबल बंध है। और प्रबल बंध होने की वजह से इनको अगर हमें गलाना है, मेल्ट करना है, तो उस बंध को तोड़ना पड़ेगा, और वो प्रबल है, तो प्रबल बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब गलनांक जो है वो उच्च होता है, उच्च गलनांक के हैं। और वैद्युत चालकता की बात करें, वैद्युत चालकता, तो कुचालक होते हैं नॉर्मली, विद्युत धारा का संचारण नहीं करते हैं, वैद्युत धारा इनमें प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अपवाद भी है, अपवाद भी है। अपवाद कौन है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। क्या अपवाद है? कि पहली बात, कठोर नहीं होता, मृदु होता है। दूसरी बात, गलनांक उच्च नहीं होता, निम्न गलनांक होता है। और तीसरी बात, ये चालक होता है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो ये ग्रेफाइट अपवाद है। उदाहरण के लिए सहसंयोजी ठोस के कुछ उदाहरण देख लें। उदाहरण जैसे हमने आपको बताया कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, आदि। ये उसके उदाहरण हैं।
तो आशा है सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सीधी बात है। पहला सहसंयोजी ठोस है, कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनके आधार पर इनको अलग किया गया है, जिनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को विभाजित किया गया है, वो है अवयवी कण और बंधन बल। तो अवयवी कण इसमें होते हैं परमाणु और बंधन बल इसमें होते हैं सहसंयोजी बंध, और बाकी जो गुण है वो उसी आधार पर निकाले जा सकते हैं। तो क्लियर है मेरे ख्याल से सबको। इसको इरेज कर दें, नोट कर लें अगर आपको नोट करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी ठोस के बाद आणविक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस में क्या है? अवयवी कण इनके अणु हैं। कौन है? अणु है। अवयवी कण जो है इनके, ये किससे बने होते हैं? अणुओं से बने होते हैं। तो अणु इनके अवयवी कण हैं। ठीक है, वो परमाणुओं से बने होते थे, ये अणु से बने होते हैं। बंधन बल, बंधन बल देखिए इनमें कई तरह के होते हैं। बंधन बल मतलब कि अंतराणविक बल। अंतराणविक बल जो होता है अणुओं के मध्य आकर्षण बल। अणुओं के अंदर की बात करें, जैसे CO2 अणु की बात करें तो CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो वो आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा है। लेकिन CO2 का एक अणु दूसरे CO2 के अणु से किस आकर्षण बल से जुड़ा है, ये कहलाता है अंतराणविक बल, जिसे हम वेंडर वॉल बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंडर। दो तरीके के होते हैं अंतराणविक बल, दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक वेंडर वॉल बल और दूसरा हाइड्रोजन बंध। तो वेंडर वॉल बल और हाइड्रोजन बंध को समझते हैं। तो देखिए इनमें जो है हम आपको 3 तरीके से दिखा रहे हैं। जो बंधन बल है, बंधन बल द्विध्रुव 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 आकर्षण बल। एक तो ये जो है, एक ये आकर्षण बल होता है ना। द्विध्रुव द्विध्रुव मतलब जो एक द्विध्रुव दूसरा द्विध्रुव के बीच का आकर्षण बल। दूसरा लंदन बल और तीसरा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो ये इनके बंधन बल अणुओं में, अगर अणु जो है वो द्विध्रुव प्रकार का है तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल काम करेगा। अगर अणु अध्रुवीय है, मतलब द्विध्रुव नहीं है, अध्रुवीय है, तो उसमें लंदन बल काम करेगा। सबसे कमजोर वेंडरवॉल बल होता है ये। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल सबसे प्रबल है तो वो होता है हाइड्रोजन बंध। तो इसके आधार पर भौतिक अवस्था देखिए, द्विध्रुव द्विध्रुव में भौतिक अवस्था, भौतिक प्रकृति की बात करें, है ना, तो ये कठोर ही होते हैं, लेकिन ये वाले मृदु होते हैं और ये वाले कठोर होते हैं। सबसे कठोर इनमें यही होता है, सबसे कठोर हाइड्रोजन बंध वाले होंगे। उसका गलनांक इनका लगभग उच्च ही होता है, लेकिन बहुत उच्च नहीं होता, है ना। इनका निम्न होता है, निम्न मतलब कम, और इसका उच्च होता है, मतलब अधिक गलनांक होता है। वैद्युत चालकता, इनमें से कोई भी चालक नहीं होता, बल्कि कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। ये विद्युत धारा का संचरण नहीं करते। उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण जैसे बर्फ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आयोडीन है, आदि, ठीक है। तो
तो इसमें हाइड्रोजन बंद होगा, इनमें जो है लंदन फोर्स होगा, लंदन बंद होगा। तो ये जो है आणविक ठोस के ये गुण हैं, ये आणविक ठोस है। अवयवी कण अणु होते हैं। बंधन बल में ये 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल वाले कठोर होते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं। लंदन बल वाले बहुत कमजोर आकर्षण बल है, तो लंदन बल वाले मृदु होते हैं और इनके गलनांक निम्न होते हैं, बहुत कम होते हैं। हाइड्रोजन बंध वाले कठोर और इनके गलनांक काफी उच्च होते हैं, है ना। और ये किसी भी तरह के आकर्षण बल वाले हैं, सभी वैद्युत धारा के कुचालक होते हैं, वैद्युत धारा का संचारण नहीं करते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आणविक ठोस के बाद तीसरे प्रकार का जो क्रिस्टलीय ठोस है वो है आयनिक ठोस। तीसरा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस को समझ सकते हैं, आयनों से बने होते हैं। तो अवयवी कण, अवयवी कण जो होते हैं इनमें वो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। बंधन बल, बंधन बल जो होते हैं प्रबल, स्थिर, वैद्युत आकर्षण बल, जिसे कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। कुलम्स लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुलम के नियम में पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद इनके भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो होते हैं, अब ये समझिएगा, बहुत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है आयनों के मध्य, इससे प्रबल आकर्षण बल कहीं होता ही नहीं है। तो जब इतना प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है तो उनको तोड़ने के लिए, आयनों को अलग करने के लिए, उनको पिघलाने के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती होगी। तो इनके गलनांक अति उच्च होते हैं और साथ ही साथ उच्च गलनांक, भौतिक गलनांक तो छोटा ही, लेकिन साथ साथ बहुत ही कठोर होते हैं। कठोर होने के साथ साथ भंगुर भी होते हैं। भंगुर मतलब कि इनको तोड़ेंगे टूट जाएंगे, है ना। अगर किसी चीज से मार करके, नमक का क्रिस्टल ले लीजिए, उसको किसी चीज से, पत्थर से मार के तोड़िए, आराम से टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो उसे कहते हैं भंगुर, है ना। तो ये जो है कठोर एवं भंगुर, कठोर होते हैं और साथ साथ भंगुर होते हैं। भौतिक प्रकृति के बाद गलनांक की बात करें, गलनांक अति उच्च, बहुत ही उच्च गलनांक होता है। वैद्युत चालकता की बात करें, तो जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो आयन इतने प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो ये इस अवस्था में, ठोस अवस्था में आयन फ्री नहीं है, तो ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा का संचारण नहीं करते। ठोस अवस्था में ये वैद्युत धारा के कुचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में, यानी पिघला दीजिए, आयन अलग हो जाएंगे। जल में घोल दीजिए, आयन अलग हो जाएंगे। तो जलीय विलयन और गलित अवस्था में वैद्युत धारा के सुचालक होते हैं, है ना। तो ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक, परंतु गलित अवस्था या जलीय विलयनों में सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत चालकता की बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 4-5 चीजें ही बतानी होती हैं। उदाहरण की बात करें, बहुत सारे आयनिक यौगिकों के उदाहरण है ना। उदाहरण सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी संरचना के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये है आयनिक ठोस। अब आइए चौथे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। चौथे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस जो है वो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस में देखिए, अगर धातुओं की संरचना की बात करें तो धातु के जो परमाणु होते हैं वो अपने संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। जब संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, त्यागने का मतलब ये नहीं कि वो क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, है ना, वो क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन धातु के परमाणु से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो वो धनायन में परिवर्तित हो जाएंगे। इनके धनायनों को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। अब ये धातु के लैटिस में, लैटिस के अंदर ये धातु के जो कोर बने, ये अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, एक जगह पे स्थायी कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने त्यागे वो इनके बीच इनको बांधने का काम करता है, तो इसे कहते हैं धात्विक बंध। तो देखें, इलेक्ट्रॉन गैस में धातु कोर, धातु के कोर इलेक्ट्रॉन के गैस में धसे रहते हैं, ये इनके अवयवी कण हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही होता है इनके बंधन बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से ही बंधे होते हैं, जिन्हें हम धात्विक बंध कहते हैं। भौतिक प्रकृति, ये जो होते हैं ये कठोर भी होते हैं एवं मृदु भी होते हैं। मृदु भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, है ना। जैसे एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो एस ब्लॉक के तत्व मृदु धातु हैं, है ना। जबकि डी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो कठोर धातुएं हैं। ठीक है, गलनांक जब कठोर और मृदु होंगे स्थिर, इसका मतलब कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल किन्हीं किन्हीं में बहुत प्रबल होगा और किन्हीं किन्हीं में बहुत दुर्बल होगा। तो गलनांक जो है वो उच्च भी होते हैं एवं निम्न भी होते हैं। ये सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना। ठोस अवस्था में भी, ठोस एवं गलित अवस्था, ठोस एवं गलित अवस्था दोनों में ये वैद्युत धारा का संचरण होता है इनमें। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, जिंक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में अगर आवर्त सारणी में देखा जाए ज्यादातर धातुएं ही है ना। तो ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनके बारे में हमने बात की, है ना। 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, है ना। सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी तक ठोसों का वर्गीकरण किया और फिर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया। अब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कि क्रिस्टलीय ठोस किसी भी प्रकार का हो,
उसके अवयवी कण हमें ये बात पता है कि क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, जब प्रदर्शित करते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं जालक बिंदु। क्या नाम देते हैं? जालक बिंदु। और इस तरह के असंख्य जालक बिंदुओं को जब त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम बन के तैयार होता है, उसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, किसी भी तरह का क्रिस्टलीय ठोस हो, धात्विक ठोस हो, आयनिक ठोस हो, आणविक ठोस हो, सहसंयोजी ठोस हो, किसी भी तरह का ठोस हो, उसके अवयवी कण होंगे, परमाणु, अणु, आयन, है ना, या धातु के कोर। तो अवयवी कण जो भी हो, जब हम उनको प्रदर्शित करते हैं बोर्ड पे या कॉपी पे या कहीं प्रदर्शित करते हैं, तो अवयवी कणों को छोटे छोटे बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है, और इन बिंदुओं को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। और इस तरह के असंख्य करोड़ों जालक बिंदुओं को जब हम एक त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं, प्रॉपर पैटर्न में अरेंज करते हैं, तो जो पूरा का पूरा व्यवस्था बनकर तैयार होती है, उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। और इसी में एक और टर्म आता है एकक कोष्ठिका। क्या नाम आता है? एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका को अंग्रेजी में कहना ज्यादा आसान है, यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आप एक दीवार बनाते हो, एक दीवार आपने बनाई, तो अब उस दीवार में सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट है ईंट। ईंट को जब आप बार बार अरेंज करते जाओगे तो पूरी दीवार बन जाती है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है ना, जिसको बार बार रिपीट किया जाए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बन जाए, क्रिस्टल जालक बन जाए, और जिसमें क्रिस्टल जालक के सभी गुणों को प्रदर्शित करने की क्षमता हो, जो क्रिस्टल जालक के सभी गुणों को अकेले प्रदर्शित करता हो, उस सबसे छोटी यूनिट को हम लोग कहते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल। तो अब आइए बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। जालक बिंदु। जालक बिंदु अंग्रेजी में कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट है ना। मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उनको छोटे छोटे डॉट से, बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं बिंदुओं को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को त्रिविम में व्यवस्थित किया जाता है तो अवयवी कणों को
बिंदुओं, बिंदुओं मतलब ऐसे पॉइंट से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं, जिनसे प्रदर्शित करते हैं किनको? अवयवी कणों को। जिन बिंदुओं से अवयवी कणों को प्रदर्शित किया जाता है उनको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जालक बिंदु जो है, हमने बताया आपको कि जालक बिंदुओं को जब त्रिविम में, ढेर सारे जालक बिंदुओं को त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो जो निकाय बनकर तैयार होता है उसे हम कहते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बताया? क्रिस्टल जालक। दूसरा है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। लैटिस, क्रिस्टल लैटिस है ना, जब असंख्य जालक बिंदुओं को त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो निकाय बनता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं पे हमने चर्चा की है ना। अब एकक कोष्ठिका के बारे में डिटेल में, उसके बारे में ज्यादा चीजें बतानी पड़ेंगी, तो उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आज इस क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे एकक कोष्ठिका के बारे में और डिटेल में। और इन एकक कोष्ठिका को समझने के लिए मैं आपको फिगर बना करके और डिटेल में समझाऊंगा, तो उसमें ये दोनों बातें भी फिगर में ज्यादा अच्छे से फिगर आउट होंगी, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अब आज की क्लास में हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, और सभी लोगों का, सब लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें। नोट कर लीजिए।